गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। संकरण क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह से ये बनाए जा सकते हैं, इनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में कि इनके गुण क्या है, अवगुण क्या है, कैसे रिएक्शन करते हैं, कितने तत्व में पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये बारे में हम बात करेंगे आज। तो उम्मीद है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के कुछ तत्व याद होंगे। आपको बताया था sp3 जो है वो sp3 sp2 और sp1 ये तीनों ही आपको बता दिए थे, इनके एंगल बताए थे सब। ठीक है, 180 120 और 109 डिग्री बताया था। पानी का पता था, ग्रेफाइट और हीरा के बारे में बात करी थी। तो आज हम पढ़ते हैं, चलो धातु बताते हैं आपको। धातु, अधातु और उपधातु तीन तरह के होते हैं। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे धातु क्या होती है, ये सॉलिड होती है और कुछ धातु कुछ मतलब सॉफ्ट भी होती हैं। ये कहाँ पे होती है हमारी, धातु जितने भी एलिमेंट होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं, और इनको खींच करके, जैसे इनको अगर खींचेंगे हम तो उसको खींच करके बहुत लंबी तार भी बनाई जा सकती है। और अगर इनको बहुत ज्यादा पीट देंगे ना, बहुत ज्यादा अगर इनको पीट देंगे तो ये आघात वर्धनीय होती है। यानी कि आघात का मतलब होता है चोट, आघात का मतलब क्या होता है आपका, चोट होता है। यानी कि इनके ऊपर जब तक चोट मारते जाएंगे तो बहुत ज्यादा ये महीन बिल्कुल पतली चादर के रूप में ये फैल जाती हैं। जब मिठाइयों पे एल्यूमिनियम की जो चादर होती है ना, एल्यूमिनियम का आरोप होता है, तो एल्यूमिनियम को इतना ज्यादा पीटा जाता है जब तक कि वो बिल्कुल कागज से भी पतली ना हो जाए। तो वो एल्यूमिनियम मेटल ही होती है जो मिठाइयों के ऊपर देखते हैं। चांदी का वर्क, वो चांदी का वर्क बोलते हैं वैसे उसको, लेकिन एल्यूमिनियम की वो अरक होती है। ठीक है, तो धातुओं की क्या होगी, एक गुण ये होगा कि ये आघात वर्धनीय होती है। इनको कूट पीट करके एक चादर के रूप में डाला जा सकता है। तो क्या होती है ये, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। और जो अधातु होती हैं इनको पीटा छेता नहीं जा सकता। भाई अधातु को कैसे पीटोगे आप, ऑक्सीजन को क्या पीट दोगे? ऑक्सीजन आपको पता ही नहीं है एनवायरमेंट में है कहाँ, क्योंकि वो तो मिक्स है ना, गैसों का मिक्स है, उसी में से हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। नाइट्रोजन को, क्लोरीन को, इन चीजों को हम पीट के चादर के रूप में या तार के रूप में इनको नहीं खींच सकते। तो ये आघात वर्धनीय नहीं होती, और उपधातु भी आघात वर्धनीय आपकी नहीं होती है। इसके बाद क्या होता है, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, यानी कि इनसे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। जैसे लोहे को खींच करके एक लंबा तार बनाया जा सकता है, एल्यूमिनियम को खींच के एल्यूमिनियम की वायर बनाई जा सकती है, कॉपर की वायर बनाई जा सकती है। लेकिन जो हमारी धातु होती है उनकी वायर नहीं बनाई जा सकती, और उपधातु की भी वायर नहीं बनाई जा सकती है, तार इनसे नहीं बनता है। जो धातु होती है आपके, ये चमकीली होती है। इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि ये चमकती है। ठीक है, चमक करती है क्योंकि इनके जो लास्ट बारी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपके एक, दो या तीन। कितने होते हैं, एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन इनकी बारी कक्षा में होते हैं। इसलिए ये चमक लेती हैं, क्योंकि ये इनकी इलेक्ट्रॉन के ना, इनकी नाभिक की पकड़ बहुत कमजोर होती है। हमने आपको बता दिया था पहली क्लास में कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतनी पकड़ ज्यादा कम होगी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई चीज पड़ी है तो हमारी पकड़ ज्यादा है। अगर कोई छत पे रखी चीज ऐसे हाथ से उठाएंगे, वहां पे पहुंचना मुश्किल है, तो अगर थोड़ा सा ही हाथ में आता है तो पकड़ कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन पे, इनके नाभिक की पकड़ मजबूत नहीं होती, और ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे उसमें, दूसरे के इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में चले जाते हैं। और अधातु होती हैं जो, ये चमकीली नहीं होती हैं, और इनके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं पांच, छह और सात। पांच, छह और सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उपधातुओं में ऐसी कोई भी विशेषता नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो मेटल होती हैं वो आपकी पोटेंशियल आयनाइजेशन, एक आपका वर्ड होता है विभव। आयनन विभव बोलते हैं इसको, आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है कि नाभिक के ऊपर किसकी कितनी पकड़ होती है, नाभिक की अपने बाहरी जो कक्षा होती है उसकी इलेक्ट्रॉनों पे कितनी पकड़ होती है, वो उस चीज का, वो उस पदार्थ का तत्व का आयनन विभव कहलाता है। तो इसके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये कभी भी भाग जाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ये ना हमेशा रेडी रहेगा, ये त्याग देंगे एक इलेक्ट्रॉन को। अगर किसी का दूसरे तत्व को, जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ना झट से भाग जाएगा। ठीक है, उसको भागने की पड़ी रहती है, घर से भागेगा भाई कभी कभी। तो
2 इलेक्ट्रॉन है ये भी भाग जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ये भी भाग जाएंगे। तो इसकी जो पकड़ होती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पकड़ जो है वो इनके ऊपर बिल्कुल नहीं, इनका जब मन चाहेगा तो धातु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। वही अधातु की बाहरी कक्षा से भाग जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है डॉन की तरह, क्योंकि इसके पास होते हैं 5। ये सिर्फ राह देख रहा होता है कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन आते ही मैं अपना ऑपरेटर पूरा कर लूं, ठीक है, ये स्टेबल हो जाता है। ये 2 लेके रखता है कि 2 आते ही, और ये 7। तो इसका जो नाभिक होता है ना, इनके ऊपर इसकी पकड़ होती है भारी। अधातुओं की बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका आयनन विभव जो होता है वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। इनका नाभिक जो पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देता। ठीक है, उपधातु के बारे में कुछ नहीं है। जो धातु होती हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋण, दो होते हैं। एक होती है ऋण विद्युत बंधुता। विद्युत बंधुता ये बताता कि आपको कि कोई भी तत्व अगर दूसरे की बाहरी कक्षा से, दूसरे तत्व की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को अगर खींच लेता है तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो ये खींचते नहीं है तो वे खुद ही चले जाते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता थोड़ी कुछ में होगी, विद्युत बंधुता तो कुछ भी नहीं होती इसकी। विद्युत बंधुता तो बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि ये तो चला जाता है, खींचता नहीं है किसी को। और ये खींच लेते हैं, एक भी खींच लेते हैं, 2 भी खींच लेते हैं, इनकी तो ज्यादा होगी विद्युत बंधुता। इसके बाद आता है आपका विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, किसी तत्व की बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉनों को खींच लेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे तो विद्युत बंधुता कहलाती थी। तो इनके पास ये खींचने की क्षमता तो होती नहीं है, तो ये भी कम होती है इनकी, ठीक है, ये भी क्या होती है आपकी, ये भी कम होती है। और अधातुओं की खींचने की क्षमता, ये 1 को खींच लेते हैं, 2 को खींच लेते हैं, 3 को भी खींच लेते हैं, जैसे फ्लोरीन होती है, हमारी क्लोरीन होती है। तो इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि किसी को भी पकड़ लेते हैं, ये डाकू ही है एक तरह से धातु तो, ठीक है। और इसके बाद और क्या है, जो धातुएं होती हैं ये पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं भाई, सारे तत्व जितने भी हैं इनका एक परिवार होता है पीरियोडिक टेबल, जिसको हम तत्वों का परिवार कहते हैं। और उसी के अंदर ये ऊपर से नीचे कहीं ना कहीं किसी जगह पे ये मिलती हैं। अलग अलग ब्लॉक बटे होते हैं, खैर वो जब आपको हम पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें आपको सारी बातें डिटेल से बता दी जाएंगी। अब अलग अलग बता दें, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार ले लो, ताकि आपको इनकी प्रॉपर्टी याद रहे। ये 4-5 प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा पूछता है भाई आघातवर्धन ये कौन होती है, तार किससे बनाए जा सकते हैं, और आयनन विभव बंधुता ये भी कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, किसकी कम और किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार। अब आपको बताते हैं धातुओं की एक दो और एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है। धातुएं क्या होती है, ये जब भी अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगी, धातु जब भी अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो उसमें से हाइड्रोजन को भगा देंगे। कोई भी एसिड क्या होता है, जब कोई भी एसिड, देखो एसिड क्या होता है, एसिड के अंदर H प्लस आयन का होना जरूरी है, यानी कि जब तक उसके अंदर हाइड्रोजन H प्लस आयन नहीं मिलेगा तब तक उसको एसिड नहीं किया जा सकता, वो एसिड नहीं कहलाएगा। और एक इसी के अपोजिट होता है बेस, यानी कि अक्षार, जब तक इसमें OH नहीं होता तब तक इसको अक्षार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब भी धातु में, जैसे ZnSO4 है, ये आपकी धातु होगी, ZnSO4 आपकी धातु होगी। जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी H2SO4 के साथ, तो इसमें से ये हाइड्रोजन को निकाल देगी, इसको लात मार करके भगा देगी। तो ये क्या रिएक्शन बना लेगी, ZnSO4, और हाइड्रोजन को निकाल के ये एनवायरमेंट में भेज देती है लात मार करके। तो इसको बोलते हैं, जो एरो का निशान है इसका मतलब है इसने ये इसको बाहर भगा दिया, इस रिएक्शन में से बाहर कर दिया, ठीक है। और देख लेते हैं आपका Ca कैल्शियम, ये भी आपकी धातु है, प्लस H2SO4, अगर ये रिएक्शन करेगी तो ये इसको तो रख लेती है CaSO4 प्लस हाइड्रोजन को क्या करेगी एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर देती है। तो ये अम्ल के साथ रिएक्शन होती है इस तरह से धातुओं की, आप कोई भी रिएक्शन भी इनसे बना सकते हैं। देखो कोई भी चीज को अगर हमने खट्टा करना होता है ना, कोई भी चीज अगर खट्टा करना है तो उसके अंदर आप क्या डाल देंगे, एसिड डाल देंगे। जैसे आपका अचार बनाते हैं, सिरका बनाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है।
कोई भी चीज को अगर खट्टा करना है तो उसके अंदर एसिड, आप एसिड डाल दो। और अगर किसी चीज का स्वाद बिगाड़ना है ना, कोई आपसे आपकी चीज छीन ले खाने की, तो उसके अंदर आप मिला दो क्षार, OH, ये मिला दो उसके अंदर, तो उसका स्वाद इतना बेकार हो जाएगा कि वो खा नहीं सकता। हमारी पित्त की जो थैली होती है ना, पित्त जो होती है हमारी थैली में होने वाली, वो भी अक्षार होती है, और उसका स्वाद इतना बेकार होता है, अगर आप एक बार खा लो तो जिंदगी भर खाना भूल जाओगे आप, इतना खराब होता है उसका स्वाद। ठीक है। और इसके अलावा हो गया, रिएक्शन भी कर सकते हैं। अब जो धातु और अधातु हैं आपकी, धातुएं और अधातुएं, ये ऑक्साइड के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड, ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन भी अधातु है, तो धातु या फिर अधातु, धातु या अधातु जब भी रिएक्शन करेंगी ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देगी ये, ऑक्साइड। और ऑक्साइड का ही आपका नाम क्या होता है, जंग होता है। इसको रोस्ट बोलते हैं शायद, रोस्ट, इंग्लिश में रोस्ट बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं भाई, RUST, रस्ट। तो ऑक्साइड, जब भी कोई भी धातु अगर आपकी ऑक्सीजन की, उसमें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है, तो वो ऑक्साइड बना लेती है, और वो ही आपका होता है जंग। जैसे कैल्शियम है, जैसे आपकी होगी, कोई भी लोहा जब आता है तो ऑक्सीजन और पानी, नमी अगर उसमें मिल जाती है तो उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी धातु है, एल्यूमिनियम पे भी, स्टील पे भी, सभी पे जंग लग जाता है। और एल्यूमिनियम आपकी ऐसी धातु है जिसके ऊपर जितना ज्यादा जंग लगेगा उतनी ज्यादा मजबूती ये पकड़ दी जाएगी। यानी कि एल्यूमिनियम एक तरह से एक्सेप्शन होगा कि जितना ज्यादा जंग लगेगा उतनी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जंग भी इसी के अंदर आ जाता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु जितने भी ऑक्साइड बनाएगी ना ऑक्सीजन के साथ, जैसे जंग हो गया, अगर उसको खाएंगे, अगर उसको टेस्ट करके देखेंगे तो आप वो खट्टे होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, वो आपके कड़वे होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो हैं वो आपके खट्टे होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड आपके कड़वे होते हैं। इनका कोई टेस्ट नहीं होता, करेले के जैसे कड़वे होते हैं बहुत ज्यादा, इनको खाया भी नहीं जा सकता। और आप कोशिश भी नहीं करेंगे, अगर जंग है आप थोड़ा सा चख के देखोगे ना तो वो खट्टा मिलेगा आपको, लेकिन ज्यादा मत खाना, कहीं टिटनेस के शिकार हो जाओ और आपकी जिंदगी पे ही कोई याद आ जाए। ठीक है, तो ये आपको ऐसी नॉर्मल बात बता देती है, कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में कितनी धातु, कितने अधातु और उपधातु पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल जैसे कि आपको बता दिया भाई, तत्वों का परिवार होता है, ये तत्वों का एक परिवार है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इसी को बोलते हैं आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। ठीक है, इसमें कितने धातु हैं टोटल, इसके अंदर धातु हैं आपकी 91 तत्व हैं। और अधातु कितनी है आपकी, 20 है। और उपधातु आपकी बचेगी 7। धातु 91, उपधातु 7, और अधातु आपके 20। तो ये टोटल जो एलिमेंट है फिलहाल की जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है उसमें कुल आपके 118 तत्व हैं। इनमें से कोई भी डाटा आपसे पूछा जा सकता है कि धातु कितने हैं, उपधातु कितने हैं, अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, लास्ट जो खोजा था वो कौन सा एलिमेंट था। तो ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल में ये बनते हैं। 118 धातु हैं, इनमें से आपकी धातु 91, अधातु 20, उपधातु 7। और इनमें से भी जो आपको याद रखने हैं ना, आपको याद रखने जो बार बार परेशान करते हैं पेपर में, वो सिर्फ 32 ही तत्व हैं। यानी कि 32 जो तत्व हैं वो आपस में, वही आपस में एक दूसरे से मिलकर के यौगिक बनाते रहते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते रहते हैं। बाकी के जो तत्व बच्चे उनका कोई काम नहीं होता ज्यादा, वो सिर्फ पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं वो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह में वो यूज होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आपने पढ़नी है। और उपधातु आपकी जैसे होगी सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह की आपकी 7 उपधातु हैं, पोलोनियम भी हो जाती है। अब जैसे कई बार ये भी पूछ लेता पेपर में
CO2। अब देखिए आपको ये सारा करवा दिया है, तो इसमें कितने तत्व हैं? CO2 में कितने तत्व हैं? एक तो हो गया आपका कार्बन, और दूसरा कौन सा हो गया आपका? ऑक्सीजन। तो कितने तत्व हो गए इसके अंदर? अगर इसके अंदर तत्व पूछेगा तो दो तत्व हो गए। अब ये पूछेगा कि तत्वों के परमाणु कितने हैं? तत्व तो दो हो गए, तत्वों के परमाणु। अब यहाँ देखेंगे परमाणु, कार्बन का कितना परमाणु? एक परमाणु। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु? दो परमाणु। तो कुल परमाणु कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। और इनका अगर रेशियो पूछेगा अगर आपसे कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये एक है और ये दो है, तो एक और दो का ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, टोटल तो पूछ सकता है। जैसे इसमें पूछ ले आपसे KMnO4, इसमें अगर आपसे टोटल तत्व पूछेगा तो टोटल तत्व कितने हो गए? एक पोटासियम हो गया K से, एक मैग्नीज हो गया K, Mn और ऑक्सीजन, तो कितने हुए टोटल? तीन हो गए। इसी तरह से अगर आपसे पूछने लग जाए कि टोटल परमाणु कितने हैं, एटम, तो पोटासियम का एक, मैग्नीज का भी एक, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु? चार। तो कुल ये मिलकर के कितने परमाणु बना देंगे? 6 परमाणु होते हैं इसके अंदर। ये कुल 6 परमाणु है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजीली इसको निकाल सकते हैं। और इन 32 तत्वों में भी जो मुख्य है ना, जो सबसे मुख्य ही है, जो बार बार रिएक्शन करते हैं, जैसे आपकी ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन होगी, सल्फर हो जाता है, पोटाशियम होगी, सोडियम होगी, तो वो सिर्फ 18 ही तत्व हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी 100 जो तत्व है ना, उनका आपसे पाला पड़ेगा ही नहीं, उनका जिक्र आपका होगा ही नहीं। तो मैं मुख्य रूप से जो 18 तत्व हैं वही होते हैं। अब आपको बता देते हैं कि 18 तत्व किस ब्लॉक में कितने हैं। हालांकि ब्लॉक आपको बाद में पढ़ाया जाएगा जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अभी जो 18 तत्व है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए 4 ब्लॉक होते हैं, आपको भी यहाँ मोटा मोटा से बताएंगे। एक होता है आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर S ब्लॉक, एक P ब्लॉक, एक D ब्लॉक, SPD और एक F ब्लॉक। तो जो S ब्लॉक के अंदर होते हैं ना, वो आपके सिर्फ पांच तत्व होते हैं। S ब्लॉक के अंदर सिर्फ आपके 5 तत्व होते हैं जो ज्यादा कचरे करते हैं, जो ज्यादा परेशान करते हैं बार बार। ठीक है, और ये कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम। हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम और कैल्शियम। पोटाशियम और कैल्शियम। तो ये 5 ही तत्व हैं जो एस ब्लॉक के हैं, और ये धातु हैं। ठीक है, धातु भी हैं, अधातु भी हैं। तो इनमें से ये ज्यादा बार बार प्रयोग होते हैं। आपके पी ब्लॉक में है आपके 11 तत्व। क्रोमियम, मैग्नीज, PO, Li, U, Zn, AuHG। ठीक है, एक बच गया शायद, AuHG और टंगस्टन। तो ये आप 11 तत्व हैं पी ब्लॉक के अंदर जो बार बार रिएक्शन करते हैं। जैसे आयरन होगा, बहुत रिएक्शन करता है, कैल्शियम, कॉपर रिएक्शन करता है, जिंक भी रिएक्शन करती है, मरकरी, पारे की हर जगह यूज होता है। तो इस तरह से 11 तत्व ये हैं और 5 ये हो गए। डी ब्लॉक के अंदर आपके सिर्फ, डी ब्लॉक के अंदर भी आपके 13 एलिमेंट है, 13 तत्व हैं। 13 तत्व कौन से हैं आपके? CnO, क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, पीवी, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, एसएन और लेड। ये आपके एलिमेंट हो गए 13 जो डी ब्लॉक के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एफ ब्लॉक है, इसके अंदर 3 ही तत्व हैं सिर्फ। थोरियम मिलेगा आपको, यूरेनियम मिलेगा और प्लूटोनियम। 3 ही तत्व मिलते हैं जो आपको बार बार मिलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जिक्र यूरेनियम का होगा। थोरियम भारत में नहीं मिलता, तो थोरियम की भारत में ज्यादा प्रचुरता है, लेकिन यूरेनियम भारत से मंगाया जाता है। प्लूटोनियम का कहीं कहीं कामों पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो ये ज्यादा आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।